गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ना इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या आता है अपना क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कर रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट अस कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म RR plus SS plus PT plus function of x, y, z, p, q equals to 0, where capital R, S and T are continuous function of x, y and possessing the continuous partial derivative। और यहाँ इस नोटेशन में जो अपन ने p यूज किया है, स्मॉल p आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट कर रही है del z by del x। q जो है वो अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है del z by del y। कैपिटल R सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सॉरी स्मॉल r आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिपेंड कर रहा है del 2z by del x स्क्वायर। स्मॉल s सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है del 2z by del x del y, और t आपका है del 2z by del y स्क्वायर। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इस इक्वेशन में कंटेन कर रही है। तो ये कौन सी आपकी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी है अपनी सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्लासिफिकेशन मींस जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में है। तो मेनली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो थ्री फॉर्म से क्लासिफाइड होती है, एलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। तो यहाँ पर भी वो तीनों ही कंडीशन अपन कंसीडर कर रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो अगर एलिप्टिक है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इनकी कंडीशंस हो जाएगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉर हाइपरबोलिक, condition number first for hyperbolic, if s square minus 4rt is greater than 0, if s square minus 4rt is greater than 0, then the given partial differential equation is hyperbolic। ठीक है, कैपिटल एस, कैपिटल आर और टी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी गिवन इक्वेशन से। स्मॉल आर यानी स्मॉल आर क्या अपना del 2z by del x स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है कैपिटल आर। स्मॉल एस del 2z by del x del y, इसका कोएफिशिएंट है अपना कैपिटल एस। और स्मॉल टी del 2z by del y स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट है कैपिटल टी। तो आर एस और टी की जो वैल्यू है अपन को कहां से मिल जाएगी? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। वहां से हमें कंडीशन चेक करनी है s स्क्वायर माइनस 4rt। अगर ये कंडीशन अपनी ग्रेटर देन 0 है, s square minus 4rt is greater than 0, then the given partial differential equation is called hyperbolic। वो कौन सी कहलाती है अपनी? हाइपरबोलिक। सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन अपनी हो जाएगी if, सेकंड कंडीशन if s square minus 4rt is less than 0, s square minus 4rt is less than 0, then the given partial differential equation is elliptic। given partial differential equation is elliptic। और नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ले चुके हैं, लेस देन हो गया। थर्ड कंडीशन अपनी हो जाएगी इक्वल टू, इफ s square minus 4rt equals to 0, then the given partial differential equation is parabolic। तो ये तीन कंडीशन है। अगर आपका s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 है तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाइपरबोलिक। s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 है तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी एलिप्टिक। और s स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 है तो अपनी इक्वेशन कहलाएगी पैराबोलिक। तो यहाँ इन तीनों कंडीशन बेस्ड अपन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन तो फर्स्ट है अपना, क्लासिफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del x del y प्लस del 2u by del y स्क्वायर।
नाउ यहाँ पे r सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव del 2u by del x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हियर कैपिटल R इक्वल्स टू del 2u by del x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, del 2u upon del x del y, s का कोएफिशिएंट कैपिटल S भी अपना क्या है 1 और del 2u by del y स्क्वायर, तो कैपिटल T इसका कोएफिशिएंट भी क्या अपना 1। कंडीशन पुट करो, क्या चाहिए हमें s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए s स्क्वायर माइनस 4rt, s की वैल्यू 1 माइनस 4 r और t की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या आ रही वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेस देन इक्वल टू, तो -3 इज लेस देन 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगी ये गिवन इक्वेशन हाइपरबोलिक, गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो सेक्शन ए के अंदर आता है उस पे बेस्ड है ये कंडीशन, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा क्लासिफिकेशन पे अपना। और लेस देन 0 है, राइट कह रहे हो, द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक के लिए ग्रेटर देन 0 का होगा, तो s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 है, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी इलिप्टिक, जो इक्वेशन है वो अपनी इलिप्टिक है, राइट, हाइपरबोलिक नहीं होगी। s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0, -3 आपका लेस देन 0 है, तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इलिप्टिक। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल में देखा जाए तो del 2u upon del x स्क्वायर प्लस x del 2u by del x del y प्लस y del 2u by del y स्क्वायर, तो r कैपिटल R की वैल्यू होगी 1, s की वैल्यू x और कैपिटल T की वैल्यू y। अब rt माइनस एस स्क्वायर अगर देखा जाए, s स्क्वायर माइनस 4rt, s स्क्वायर माइनस 4rt, तो क्या हो जाएगा ये अपना x स्क्वायर माइनस 4y, x स्क्वायर माइनस 4y, तो कौन सी कहलाएगी ये इक्वेशन, डायरेक्टली क्या हम स्टेटमेंट दे सकते हैं इस पे, अब कांस्टेंट नहीं है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4y जो आया है वो वेरिएबल पार्ट है और डिपेंड किस पे करेगा, जो भी इस इक्वेशन में पॉइंट्स होंगे जहां से कर्व आपका पास कर रहा है एक्स वाई उन पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4y ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y आपका लेस देन 0 भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कर्व जहां से पास करेगा। तो हियर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y greater than 0, then the equation is hyperbolic। यहाँ पे तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि वो एक्स और वाई के पॉइंट पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज है, जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4y ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक हो गई, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y लेस देन 0 देन द इक्वेशन इज क्या हो जाएगी लेस देन इलिप्टिक, और if x square minus 4y, if x square minus 4y equals to 0, then the equation is parabolic। तो तीनों ही कंडीशन डिपेंड करेगी x और y की वैल्यूज पे जहां से इक्वेशन पास कर रही है, तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक भी होगी, इलिप्टिक भी कहलाएगी और पैराबोलिक भी होगी, डिपेंड किस पे करेगा x और y की वैल्यूज पे। अगर x और y की वैल्यूज गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी डिपेंड करेगा कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट पे वो कर्व इलिप्टिक, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक होगा, x और y की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, पुट करनी पड़ेगी। Now question number third, x del 2u by del x square plus 3 del 2u by del x del y plus y del 2u by del y square plus 5 del u by del y। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट चेक करने हैं,
तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू x, s इक्वल टू 3 and t इक्वल टू y, then s स्क्वायर माइनस 4rt, 3 स्क्वायर माइनस 4xy, ये आपका हो गया 9 माइनस 4xy, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4xy। नाउ ये भी अपनी क्या है, वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स वाई पे, ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहलाएगा अपना हाइपरबोलिक, एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, और इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ 9 minus 4xy greater than 0, then the equation is hyperbolic. Second condition हो जाएगी if 9 minus 4xy less than 0, then the equation is elliptic. और third, if 9 minus 4xy equals to 0, then the equation is parabolic. तो ये 3 क्लासिफिकेशन अपने, अगर 9 minus 4xy greater than 0 है तो हाइपरबोलिक, लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, और इक्वल टू 0 है देन द इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोलिक। तो ये छोटा सा पार्ट था क्लासिफिकेशन, इस पे 2 या 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि या तो वेरिएबल पार्ट आएगा या फिर कांस्टेंट पार्ट आएगा। आपको सिर्फ एस स्क्वायर माइनस 4rt के अंदर वैल्यू चेक करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो क्लासिफिकेशन था 2 वेरिएबल बेस्ड था, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। एक आता है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, पर उसके जो चांसेस है वो 1% मानो कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 99% तो इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, और 1% चांस है कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का न्यूमेरिकल आ जाए। तो अपन वो वाला क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ साथ में। तो सेकंड है अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज अपने पास सेकंड ऑर्डर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में है, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n, समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू n aij del to u upon del xi del xj, ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n di del u upon del xi प्लस cu इक्वल्स टू 0। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल n 2 से ज्यादा है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए था। इस केस में ai bi और c जो है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ x1 x2 xn जो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके फंक्शन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। यहां हमने डेल i को लिया है डेल बाय डेल xi और डेल ij को लिया है डेल 2 अपॉन डेल xi डेल j, जहां i और j दोनों की वैल्यू 1 से लेके n तक कंसीडर हो रही है। उस केस में हम एक ऑपरेटर फाई फाइंड आउट करते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन है। फाई जो है वो एज ए ऑपरेटर ही है, क्योंकि डेल आई डेल जे जो अपन ले रहे हैं वो भी क्या अपना ऑपरेटर है। ठीक है, तो फाई को हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया है, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू n aij del i del j बी द ऑपरेटर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ del i। हमें सिर्फ इसका साइन फाइंड आउट करना है, अगर फाई पॉजिटिव और नेगेटिव है ये चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन होगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस होगी। तो यहां हमें चेक करना है, ये तो क्लासिफिकेशन जो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फाई ऑपरेटर डिफाइन करना है ना। फाई ऑपरेटर से पहले हमें चेक करना पड़ेगा डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट है डेल a11 a12 a1n, ये सारे कोएफिशिएंट हमको यहां से मिल जाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, a11 a12 a1n जो अपनी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे कोएफिशिएंट निकल मिल जाएंगे, उन कोएफिशिएंट से हमें ये डिटरमिनेंट बनाना है डेल। अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपनी इक्वेशन क्या कहलाएगी, पैराबोलिक। अगर 0 नहीं होता है तो हमें 5 पे चेक करना है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0
उस केस में फाई की वैल्यू चेक करेंगे अपन। फाई अगर पॉजिटिव है और रियल वैल्यू ऑफ डेल्टा आई, अगर हमें इसका कोफिशिएंट ही चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर ये फाई जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या कहलाएगी, एलिप्टिक। और अगर फाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो उस केस में अपनी कहलाएगी हाइपरबोलिक। तो ये तीन केस है इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। तो मेन सबसे पहले आपको पैराबोलिक की कंडीशन चेक करनी है, ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो पैराबोलिक, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फाई की वैल्यू चेक करनी है, फाई का साइन चेक करना है, अगर फाई पॉजिटिव है तो अपना इलिप्टिक हो जाएगा, और फाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है ले सकते तो अपना हाइपरबोलिक होगा। तो ये तीन कंडीशन अपने फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें इक्वेशन गिवन है uxx, ये uxx जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगर uxx है तो uxx किसको डिनोट करता है, del u upon del x स्क्वायर को। इसी तरह uy बाय del u बाय del y बाय y स्क्वायर को, uzz del u upon del z स्क्वायर को, uxy del u upon del x del y। ना हमें किसकी जरूरत है, इसके कोएफिशिएंट्स की जरूरत है, तो इनके कोएफिशिएंट ले लो, यहां से a11 निकलेगा, इसका कोएफिशिएंट है a11, xx है a11 अपना 1 है, a22 की वैल्यू 2, a33 1, ये इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये क्या है a12, xy कोएफिशिएंट क्या हो गया a12 का कोएफिशिएंट हो गया -2, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। ये आपका है 2 3 सेकंड और थर्ड वेरिएबल a23 की वैल्यू आपकी हो गई -2। ना इसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएंगे 0, इनके अलावा जो भी कोएफिशिएंट है अदर कोएफिशिएंट आर इक्वल टू 0, कौन कौन से बच गए, a13 आप 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, बाकी 2 1 और ये तो सेम यही रहेंगे क्योंकि जो कम्युनिकेटिव होता है, जो डेरिवेटिव जो होती है कम्युनिकेटिव होता है। तो a13 अपना 0 हो जाएगा। नाउ डेल की वैल्यू a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ना इसमें वो कंसिडर कर रहा है तो आपको a31 भी 0 है, a32 भी 0 है और a21 भी 0 है, देना ही रहेगा ना, उसको कंसिडर कर रहा है। कम्यूटेटिव तो होता है पर यहाँ इक्वेशन में ये जो डिटरमिनेंट डेल बनाया है ना वो उसको कंसिडर कर रहा है, उस कोएफिशिएंट को। वो तो -2 होगी, 2 1 नहीं होगी, 2 1 की वैल्यू 0 है, 2 1 0 है, yx जो 0 वो नहीं दे रखा है, ठीक है, वो कंसिडर पूरा को कर रहा है। इक्वेशन जो अपने बनाई थी एन इंडिपेंडेंट, उस सीक्वेंस में जब हो रहा है ना वो पूरे को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आई वो जो aij है del2 अपॉन del xi del j लिखा था अपन ने, तो i और j के लिए दोनों के लिए वैल्यूज लेगा ना, 1 2 भी हो सकता है और 2 1 भी हो, उसी अकॉर्डिंग उसका कोएफिशिएंट भी चेंज होगा। तो ये कोएफिशिएंट कंसीडर कर रहा है, ये कोएफिशिएंट कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू -2, a13 की वैल्यू 0, a21 की वैल्यू a21 0, a22 a23 -2, a31 0, a32 0 और a21 a33 1। ना इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, चेक करो वैल्यू क्या आ रही है। वैसे अपन को नॉट इक्वल टू 0 0 से मतलब है, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा ये 0, चेक कर लो 0 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि जब पहले वैल्यू भी आप चेक करोगे ना 1 तो वो 2 आ रही है, फिर -2 से करोगे वो 0 आ रहा है और 0 वाला 0 ही है, तो नॉट इक्वल टू 0 है,
दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस पैराबोलिक नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दिस इज नॉट इक्वल टू पैराबोलिक। नाउ उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई की वैल्यू। उस केस में अपन को फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन तो दिस इज नॉट पैराबोलिक, क्या आ जाएगा यहां से, पैराबोलिक नहीं है। Now we have to calculate the value of operator phi. Then we have to calculate phi. Now phi combination के अकॉर्डिंग चले जाएगा तो क्या आएगा, a11 जो phi की वैल्यू है a11 del 1 तो del 1 स्क्वायर हो जाएगा ये, a12 del 1 del 2, a13 del 1 del 3, a21 del 2 del 1, a22 del 2 स्क्वायर, a23 del 2 del 3, a31 del 3 del 1, a32 del 3 del 2 और a33 del 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे a11 a12 a13 की वैल्यूज पुट करो, a11 a12 a13 की वैल्यूज, तो फाई जो अपना हो जाएगा a11 कितना आ रहा है 1, तो यहां से आपका बचेगा del 1 स्क्वायर, a12 की वैल्यू -2 तो -2 del 1 del 2, a13 की वैल्यू 0, a21 की वैल्यू भी 0 है, a22 की वैल्यू 2 del 2 स्क्वायर, a23 की वैल्यू -2 del 2 del 3, a31 की वैल्यू 0, a32 की वैल्यू भी 0 और a33 की वैल्यू है अपनी 1, तो del 3 स्क्वायर। ना अगर इसको अरेंज किया जाए तो ये आप हम इस तरह से लिख सकते हैं del 1 स्क्वायर -2 del 1 del 2 प्लस del 2 स्क्वायर प्लस del 2 स्क्वायर -2 del 2 del 3 प्लस del 3 स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर del 1 माइनस del 2 का होल स्क्वायर और del 2 माइनस del 3 का होल स्क्वायर। ना ये जो ऑपरेटर फाई है इसका साइन क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं है। del 1 और del 2 की कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू उसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव, तो फाई इज पॉजिटिव, फाई इज पॉजिटिव, हेंस द गिवन इक्वेशन इज कौन सी हो जाएगी, elliptic, phi is positive, hence the given equation is elliptic। तो ये था अपना n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास कंप्लीट कर लेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उस केस में आपका इलिप्टिक और हाइपरबोलिक दोनों ही होगा। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो डिपेंड करता del 1 del 2 del 3 की वैल्यू से, पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी, तो वो आपका हाइपरबोलिक में चला जाता। पहली कंडीशन तो अपन ने चेक ही कर ली थी, पैराबोलिक डिटरमिनेंट वाला, अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो अपना पैराबोलिक होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर अपना हाइपरबोलिक और इलिप्टिक चेक करना है। उसके लिए फाई जो ऑपरेटर अपन ने डिफाइन किया है इसका साइन चेक करना है। फाई ऑपरेटर को अपन ने ओपन किया, वैल्यूज पुट कर दी, अब यहाँ स्क्वायर आ रहा है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो del 1 del 2 del 2 del 3 कोई भी वैल्यूज हो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए अपना क्या हो गया इलिप्टिक। और अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पे, तो वो अपना पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, उस केस में अपना हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना है, वो स्विच कर रहा है, यहाँ तो पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव आ रहा है।
ये पूरा पूरा पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपना हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।